उत्तर भारत के उस प्रतिष्ठित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण और गंभीर था। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पुलिस की सायरन वाली जीपें, गनमैन और स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद खड़े थे। तभी मिस्टर गजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गज्जू भैया काला सूट पहने, चश्मा लगाए, एक शेर की तरह रौब से चलते हुए बाहर आए। गजेंद्र आए और अपने सरकारी वाहन में बैठ गए। जब उनका काफिला सड़क से गुजरता है तो आसपास का सारा ट्रैफिक मिनटों में रुक जाता है। ट्रैफिक पुलिस अटेंशन में खड़ी होकर सल्यूट मारती है। जब वो जनता के बीच जाते हैं तो हर कोई उन्हें देखते ही झुक झुक कर प्रणाम करता है। उस दिन जब वो एक गांव में निरीक्षण के लिए गए तो लोग झुंड के झुंड में आए। एक बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते कलेक्टर साहब, हमारे गांव में सड़क बनवा दीजिए सर, आपका बड़ा एहसान होगा। और वो सीधे गजेंद्र के पैरों पर गिरने लगा। गजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सूट का कॉलर थोड़ा ठीक किया। समस्या का समाधान हो जाएगा, फाइल मेरी मेज पर रख दो। इस जिले में जनता के साथ अन्याय हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने शेर की तरह आदेश दिया। बाहर उनका पावर, उनका रुतबा कुछ ऐसा था, वहाँ मौजूद हर शख्स ने उन्हें भगवान की तरह देखा। लेकिन शाम के 6 बजते ही सरकारी गाड़ी का सायरन बंद हो जाता है और कलेक्टर के बंगले के बड़े लोहे के गेट को पार कर अंदर आते ही पूरा सीन बदल जाता है। जैसे ही वो बंगले में कदम रखते हैं, गजेंद्र के दिल में ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। कार से उतरते ही गेट पर मौजूद गनमैन डर के मारे सल्यूट करते हैं, लेकिन गजेंद्र बड़ी ही दीनता से धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। कमरे में जाते ही पत्नी कमला देवी लाल पीला चेहरा बनाए, हाथ में एक बड़ी झाड़ू लिए गुंडों की तरह सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, अजी सुनते हो कलेक्टर साहब, समय क्या हुआ है? ऑफिस में लोगों पर रौब जमाना और भाषण देना छोड़कर यहाँ पूरे घर में धूल उड़ रही है। पहले वो सूट उतारो, घर साफ करने वाले फटे पुराने कपड़े पहनो और इधर आओ। आज काम वाली नहीं आई है, मैं देखती हूँ कि कलेक्टर साहब को घर पोंछना आता है या नहीं। गजेंद्र कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी पिता बाबूलाल मुंह में पान चबाते हुए और डांटते हुए बोले, अरे गज्जू, तुझे कितनी बार बताऊं रे, बहू सुबह से रसोई में अकेली रो रही है और तू ऑफिस में ऐसी कुर्सी पर बैठकर कॉफी पीते हुए मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अकल है तुझ में? कलेक्टर बन गया तो क्या बाप की बात नहीं सुनेगा? पहले जा और वॉशिंग मशीन में पड़े कपड़े निचोड़कर धूप में सुखा। तभी माँ सरस्वती देवी रसोई से करचुल लेकर बाहर आई और बोली, हाँ बहू, इसे कलेक्टर की नौकरी क्या मिल गई? इसमें थोड़ा घमंड और अकड़ आ गई है। बाहर लोग इसे सलाम ठोकते हैं तो ये सच में खुद को बहुत बड़ी तोप समझने लगा है। तू बिल्कुल मत झुकना, आज इससे बर्तन भी मंजवा, तभी इसका कलेक्टर वाला घमंड कम होगा। अपने आदेशों से पूरे जिले को थर्राने वाले कलेक्टर साहब घर वालों की गालियों पर कुछ नहीं बोल पाए। जल्दी से अंदर गए, अपना ब्रांडेड सूट उतारा, एक पुरानी लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने, हाथों में पीले रंग के दस्ताने पहने और घर में झाड़ू लगाना, झुक झुक कर बर्तन मांजना शुरू कर दिया। ये है उनके घर का असली भयानक और कॉमेडी वाला रूप। गजेंद्र प्रताप सिंह रसोई में खड़े हैं, उनके चेहरे पर पसीना है और वो विम लिक्विड डालकर बड़े बड़े बर्तन मांज रहे हैं। तभी पीए चतुरज हाथ में जरूरी फाइलें लिए हॉल में आया। केवल उसे ही आपातकालीन हस्ताक्षरों के लिए कभी कभी बंगले में आने की अनुमति थी। हॉल में कमला देवी महारानी की तरह सोफे पर बैठी गर्मा गर्म चाय पीते हुए टीवी पर सीरियल देख रही है। चतुरज धीरे से रसोई की तरफ आया और बर्तन मांज रहे कलेक्टर साहब की दयनीय स्थिति देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और फाइलों को मुंह के सामने रखकर खड़ा हो गया। सर, गुड इवनिंग सर। इस अर्जेंट माइनिंग फाइल पर आपके हस्ताक्षर चाहिए सर। चतुरज ने मुस्कुराते हुए कहा। गजेंद्र ने चिढ़कर अपने हाथ पर लगे सफेद साबुन के झाग को अपने शॉर्ट से पोंछते हुए कहा, इधर दे चतुर, दिमाग मत खा।
चतुरज ने धीरे से कलेक्टर साहब के कान में फुसफुसाया। सर कमाल है सर, 2 घंटे पहले जिला प्रेस मीट में जब आप टेबल पीट कर माइक के सामने बोल रहे थे तो माइनिंग माफिया वालों ने पैंट गीली कर दी थी सर। इस जिले में मेरी बात के बिना 1 रुपया भी नहीं हिलेगा, ऐसे गरजे थे आप। लेकिन यहाँ तो विम्बार का टुकड़ा भी आपकी बात नहीं सुन रहा है ना सर। वहाँ शेर का सपना, यहाँ बर्तनों का साबुन है आप सर। क्या गजब मैच किया है सर। मुंह बंद रख चतुर, फाइल इधर दे, कोई सुन लेगा। गजेंद्र ने डरते हुए हॉल की तरफ देखते हुए कहा। तभी कमला देवी ने रसोई की तरफ गुस्से से देखा और चिल्लाई, अजी उस आए हुए चतुरज को भी 1 कप कड़क चाय दे दो, खाली खड़े मत रहो। और रसोई में दूध उबल रहा है, थोड़ा परोसने का काम भी तुम ही देख लो। अगर रोटियां गोल नहीं आई तो आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, नीचे सोना पड़ेगा। यह सुनकर चतुरज अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, सर बाहर लोग आपकी कार देखते ही 5 किलोमीटर दूर से दौड़ते हुए आकर झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, लेकिन घर में आप उन रोटियों के लिए झुक झुक कर आटा गूंथ रहे हैं सर। बाहर IAS अधिकारी आपके अपॉइंटमेंट के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और यहाँ आप रोटियां गोल नहीं होने पर पत्नी के हाथ के नीचे लाइन में खड़े हैं सर। आपकी जिंदगी क्या गजब की कॉमेडी है सर। गजेंद्र गुस्से से कांपते हुए बोला, चतुर तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ताने मारकर मेरा पेट मत जला। तू मेरा दर्द नहीं समझता यार। मेरे मम्मी पापा भी मेरी पत्नी का ही सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ भी करूं वे मुझे कलेक्टर की तरह नहीं बल्कि 5वीं फेल बच्चे की तरह डांटते हैं। मेरी पूरी इज्जत इन 4 दीवारों के बीच राख हो रही है। उसने रोते हुए कहा। एक दिन गजेंद्र ऑफिस में सिर पकड़े बैठा था। ये देखकर चतुरज को दया आ गई। सर आपकी समस्या के लिए मेरे दिमाग में एक माइंड ब्लोइंग मास्टर प्लान है। अगर ये प्लान पक्का काम कर गया तो आपके घर वालों को आपकी असली पावर का पता चल जाएगा। वो आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। चतुरज ने कहा, क्या प्लान है चतुर, जल्दी बता। घर में कपड़े धो धोकर बाथरूम साफ कर करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। गजेंद्र ने उम्मीद से कहा। चतुरज ने हंसते हुए प्लान समझाया। सर कल सुबह आपके बंगले में एक बड़ा सरप्राइज ऑफिशियल विजिट प्लान करते हैं। कल जिले के जनप्रतिनिधियों, पुलिस कमिश्नर, बड़े बड़े उद्योगपतियों और मीडिया वालों को लेकर मैं सुबह 8 बजे आपके घर आ जाऊंगा। आप हमेशा की तरह पुराने फटे कपड़े पहनकर घर में झाड़ू पोछा करते रहना। उसी समय हम सब लाइव कैमरों के साथ अंदर आएंगे। तब आपकी पत्नी, आपके माता पिता के सामने ही लोग IG, SP आपको सर सर कहकर कैसे सम्मान देते हैं, उन्हें अपनी आँखों से देखना होगा। जब वे देखेंगे कि बाहर आपकी क्या इज्जत है तो घर वालों का माइंड ब्लॉक हो जाएगा और जिंदगी भर आपको सैल्यूट मारेंगे। गजेंद्र ने कुछ देर सोचा और बोला, आहा, प्लान तो सुनने में बड़ा ही किक दे रहा है चतुर। कल सुबह 8 बजे तक सबको, खासकर उन मीडिया कैमरों को लेकर मेरे बंगले पर आ जाना। मुझे अपनी पावर अपनी कमला देवी और अपने पापा को दिखानी ही पड़ेगी। उसने उत्साह से कहा। अगले दिन सुबह के 8 बज गए। गजेंद्र प्रताप सिंह प्लान के मुताबिक अपने पुराने शॉर्ट्स, गंदी और फटी टी-शर्ट पहने, हाथ में बड़ा सा पोछा लिए हॉल साफ कर रहा है। कमला देवी सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रही हैं। पिता बाबूलाल कुर्सी पर बैठे चिल्ला रहे हैं, अरे गज्जू, उस सोफे के नीचे ठीक से पोछा लगा रे, वहाँ धूल वैसी ही पड़ी है। कलेक्टर की पढ़ाई की है तूने, पर घर साफ करना भी नहीं आता। ठीक उसी समय बंगले के गेट के सामने ऑफिशियल कारें लाइन में आकर रुक गई। पूरे रोड पर पुलिस के सायरन जोर जोर से बजने लगे। कार में से पुलिस कमिश्नर, जिला विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, टॉप मीडिया रिपोर्टर सबको साथ लेकर चतुरज ने अंदर प्रवेश किया। अचानक इतनी सारी हायर अथॉरिटीज और कैमरों की लाइटों को हॉल में प्रवेश करते देख कमला देवी और बाबूलाल की सांसें रुक गई। कमला देवी घबराकर हाथ का कॉफी का कप नीचे रखकर सोफे से उठ खड़ी हुई। हॉल में हाथ में पोछा लिए गंदे कपड़ों में कलेक्टर गजेंद्र को देखते ही प्लान के मुताबिक पुलिस कमिश्नर जल्दी जल्दी आगे आए और गजेंद्र को सल्यूट किया। सर, आप ही हमारे जिले के भगवान हैं सर। मैंने अपनी 30 साल की सर्विस में आप जैसा महान और निरअहंकारी कलेक्टर नहीं देखा सर। इतने बड़े जिले के मुखिया होकर भी आप कितने आम आदमी की तरह हैं सर। आप खुद अपना घर साफ कर रहे हैं। आपको देखकर मुझे गांधी जी की याद आ रही है सर। कितने बड़े कर्मयोगी हैं आप सर। पुलिस वाले ने कहा,
पीछे खड़े विधायक ने हाथ जोड़कर और झुककर प्रणाम करते हुए कहा, कलेक्टर साहब, अगर आज आप इस फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हमारे जिले में 100 करोड़ का गरीबों का बजट रुक जाएगा सर। आपकी बात ही हमारे लिए वेद वाक्य है सर। कृपया हम पर दया करें और इस फाइल को क्लियर कर दें। वो कलेक्टर साहब के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गए। रिपोर्टर ने कैमरा ऑन किया और लाइव बोला, तो दर्शकों, देख रहे हैं ना आप, हमारे जिले को अपनी एक नजर से चलाने वाले शक्तिशाली कलेक्टर गजेंद्र प्रताप सिंह जी की सादगी। एक तरफ सैकड़ों लोगों की फाइलें क्लियर करते हुए, दूसरी तरफ अपने हाथों से घर की सफाई कर रहे नव भारत के लीडर। कलेक्टर हो तो ऐसा। और इसे नेशनल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। ये सब अपनी आंखों से देख रही पत्नी कमला देवी, पिता बाबूलाल और माँ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जो आदमी सुबह से अपने घर में नौकरों की तरह गालियाँ खा रहा था, वो बाहरी दुनिया के लिए इतना बड़ा भगवान है। पूरा जिला उसके कदमों में झुकता है। ये सोचकर उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। कमला देवी डर से कांपने लगी। सबके जाने के बाद कमला देवी धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से गजेंद्र के पास आई। अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नखरे नहीं थे, सिर्फ डर, भक्ति और सम्मान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जी माफ कर दीजिए मुझे, मैं गांव की हूँ, अनपढ़ हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप बाहर इतने बड़े पावरफुल अधिकारी हैं और पूरा जिला आपकी बात पर झुकता है। आपको रोज घर में नौकर की तरह देखकर, आपके हाथ में झाड़ू देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब से मैं आपको पलकों पर बिठा कर रखूंगी। उसने आंखों में आंसू लिए सिर झुका लिया। पिता बाबूलाल भी बेटे के पास आए और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, हाँ रे गज्जू, तू कलेक्टर है तो क्या, हमारा बेटा ही तो है। ये सोचकर हमने तुझे जो मुंह में आया बोला और कपड़े धुलवाए, लेकिन आज तेरी असली पावर देखकर हमारी आंखें खुल गई रे। समझ आ गया कि हमारा बेटा इस जिले का सुल्तान है। अब कभी तुझे नीचा नहीं दिखाएंगे। उन्होंने गर्व से कहा। सरस्वती देवी रसोई से आई और एक कटोरी में गर्मा गर्म बादाम का हलवा लाकर खुद बेटे के मुंह में डाल दिया। मेरा सोने जैसा बेटा कलेक्टर है रे। अब से घर का कोई काम नहीं करेगा तू, आराम से सोफे पर बैठकर ऑर्डर देगा, हम करेंगे। चतुरज ने धीरे से कलेक्टर साहब के कान में कहा, सर, देखा मेरे मास्टर प्लान का जादू। अब तक बाहर इज्जत, घर में बेइज्जती वाली आपकी जो झंड जिंदगी थी, आज वो घर में भी फुल टू फुल राजा वाली इज्जत में बदल गई है। अब से सिर्फ ऑफिस में ही नहीं सर, घर में भी आप ही अल्टीमेट किंग हैं सर। अब मजे से एंजॉय कीजिए। गजेंद्र प्रताप सिंह खुशी से मुस्कुराने लगे। तो देखा, समाज में किसी व्यक्ति के उच्च पद, जिम्मेदारी और उसकी मेहनत को परिवार के सदस्यों को भी पहचानना चाहिए और उचित सम्मान देना चाहिए। साथ ही जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, हिम्मत हारने के बजाय सूझबूझ और सही तरीके से उसे सुलझाया जा सकता है। एक छोटे से गांव में मीनाक्षी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे और मुश्किल समय में उसकी मदद करने के लिए कोई भाई बहन भी नहीं थे। ऐसे अनाथ परिवार के लिए रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना और पेट भरना बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद मीनाक्षी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि वो बहुत दुबली पतली और कमजोर दिखती थी, लेकिन उसके दिल में बहुत साहस था। वो रोज सुबह एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर पास के घने जंगल में जाती थी। वहाँ वो छोटी छोटी सूखी लकड़ियां काटती और उन्हें एक गठरी में बांध देती। फिर वो उस गठरी को अपने सिर पर रखकर पास के शहर में बेचने जाती। उससे मिलने वाले थोड़े से पैसों से वो अपना घर चलाती थी। जिस जंगल के रास्ते वो लकड़ियां काटने जाती थी, वहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पुराने पीपल के पेड़ पर मोटू भूत और पतलू भूत नाम के दो भूत रहते थे। जब वे जिंदा थे तो हमेशा दूसरों को परेशान करते थे और बुरे काम करते थे। इसी वजह से मरने के बाद वे ऐसे बदसूरत भूत बन गए। भूत बनने के बाद उन्हें कई अद्भुत जादुई शक्तियां तो मिल गई, लेकिन लोग उनके रूप को देखकर भाग जाते थे। इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो लगातार इसी चिंता में रहते कि उन्हें इस भूतिया रूप से कैसे मुक्ति मिलेगी। एक
एक दिन उस पेड़ के नीचे बाबा भैरवनाथ नाम के एक साधु को देखकर उन्होंने अपनी परेशानी बताई। बाबा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जंगल में आने वाली किसी ईमानदार और पवित्र आत्मा की निस्वार्थ भाव से मदद करें, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ये सलाह देकर बाबा चले गए। उस दिन से वो दोनों भूत उस पवित्र आत्मा का बेसब्री से इंतजार करने लगे जो उन्हें मुक्ति दिला सके। एक दिन मीनाक्षी हमेशा की तरह लकड़ियां काटने उस पीपल के पेड़ के पास आई। मोटू और पतलू भूतों ने उसे देखा और समझ गए कि वो बहुत अच्छी लड़की है। उन्हें लगा कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो उन्हें पुण्य मिलेगा। उन्होंने तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से लकड़ियों की 2 बहुत बड़ी गठरियां तैयार की और उन्हें पेड़ के नीचे रख दिया। जब मीनाक्षी वहां पहुंची तो उसे वो बड़ी बड़ी गठरियां दिखाई दी। उन गठरियों को देखकर वो हैरान रह गई। अरे, मुझसे पहले ही यहाँ कोई ताकतवर लोग आ गए लगता है और इतनी बड़ी गठरियां बांध भी ली। इसका मतलब है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि कल से वो मुझे यहाँ लकड़ियाँ ही ना काटने दे। अब से मुझे इस जंगल में आना छोड़ देना चाहिए और अपनी रोजी रोटी के लिए कोई नया काम ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उसने जंगल में आना पूरी तरह से बंद कर दिया। ये देखकर दोनों भूतों ने अपना सिर पीट लिया। भूत उदास हो गए क्योंकि उनकी पहली मदद का ऐसा नतीजा निकला। मीनाक्षी को ढूंढते हुए वह गांव में गए। तब मीनाक्षी एक फूल की दुकान में बैठकर फूलों की मालाएं गूंथ रही थी। भूतों ने एक और योजना बनाई। मीनाक्षी के पास ही एक खाली टोकरी देखकर उन्होंने अपने जादू से उसे चमेली और जूही जैसे कीमती फूलों से भर दिया। मीनाक्षी चाहे कितनी भी मालाएं गूंथती, उस टोकरी में फूल बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे थे। तभी उस दुकान का मालिक वहां आ गया। टोकरी से भरे फूलों और मीनाक्षी द्वारा गूंथी जा रही मालाओं को देखकर वो चौंक गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, ए लड़की, तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है कि तुम इंसान नहीं हो। तुम कोई चुड़ैल हो जिसने जादू टोना सीख लिया है। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान को नुकसान होगा। इज्जत से यहाँ से चली जाओ। और उसने उसे काम से निकाल दिया। मीनाक्षी रोते हुए वहाँ से चली गई। काम छूट जाने से मीनाक्षी बहुत निराश हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे मिट्टी के खिलौने बनाना आता था, इसलिए वो एक नहर के किनारे गई और वहां से चिकनी मिट्टी इकट्ठा की। उस मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करके उसे सुंदर हाथी और घोड़े के खिलौने बनाए। उन पर रंग किया और उन्हें गांव में बेचने लगी। अब भूतों ने उसकी मदद करने की तीसरी कोशिश करने का सोचा। मोटू और पतलू ने इस बार उसे किसी भी तरह से अमीर बनाने का फैसला किया। वे गांव के बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में चुपके से घुस गए और वहां से एक बहुत ही कीमती रत्नों का हार चुरा लिया। वो उस हार को लेकर आए और उसे उस मिट्टी के ढेर में डाल दिया जो मीनाक्षी ने खिलौने बनाने के लिए रखा था। अपने काम में मगन मीनाक्षी को समय का पता ही नहीं चला और उसने उस हार पर ध्यान ही नहीं दिया। मीनाक्षी ने उस मिट्टी को लेकर एक बड़ा सा हाथी का खिलौना बनाया। खिलौना बनाते समय भूतों द्वारा डाला गया वो रत्नों का हार उस मिट्टी के हाथी के पेट में फंस गया और अंदर ही रह गया। मीनाक्षी ने सभी खिलौनों को सुखाया और उन पर तरह तरह के रंग किए। रंग करने के बाद वो खिलौने देखने में बहुत ही आकर्षक और अद्भुत लग रहे थे। ठीक उसी समय ठाकुर प्रताप सिंह उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने मीनाक्षी द्वारा बनाए गए खिलौनों को देखा। उन्हें वो खिलौने बेहद पसंद आए और ये सोचकर कि उनकी पत्नी को भी पसंद आएंगे, उन्होंने वो सारे खिलौने खरीद लिए। मीनाक्षी को अच्छे पैसे देकर वो उन खिलौनों को अपनी हवेली ले गए। ठाकुर जी की पत्नी को खासकर वो बड़ा मिट्टी का हाथी बहुत पसंद आया। जब वो उसे ठाकुर जी के हाथों से ले रही थी तभी वो फिसलकर नीचे गिर गया और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। नीचे गिरकर टूटे हुए उस मिट्टी के हाथी के टुकड़ों के बीच से अचानक एक चमकता हुआ रत्नों का हार बाहर गिरा।
जमींदार प्रताप सिंह उस हार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो उन्हीं का हार था जो कुछ दिनों पहले उनकी हवेली से चोरी हो गया था। क्या इस गरीब लड़की ने मेरी हवेली में चोरी करके इस हार को इस मिट्टी के खिलौने में छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो? उन्हें उस पर गहरा शक गया। उन्होंने तुरंत अपने नौकरों को भेजकर मीनाक्षी को हवेली बुलवाया। और डांटते हुए सच पूछा। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो डर से कांपते हुए जमींदार के पैरों पे गिर पड़ी और रोते हुए विनती करने लगी। ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई पाप नहीं किया। मेरे खिलौने में ये हार कैसे आया ये तो भगवान ही जाने। लेकिन क्योंकि हवेली में चोरी होने की बात सच थी, इसीलिए किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मीनाक्षी को रोता देख ठाकुर जी का दिल थोड़ा सा पसीज गया। उन्हें लगा कि वो निर्दोष है। जब उन्होंने सच्चाई जानने के लिए जांच की तो पता चला कि मीनाक्षी हवेली के आसपास भी नहीं आई थी। तब ठाकुर जी ने अंदाजा लगाया। चूंकि ये हवेली में नहीं आई थी तो हो सकता है किसी कौवे या बंदर ने इस हार को उठाकर उस मिट्टी के ढेर में डाल दिया हो जो इसने रखा था। उन्हें एक बेगुनाह पर शक करने के लिए अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी गरीबी और हालत देखकर भावुक हुए जमींदार ने अपनी हवेली में हिसाब किताब देखने वाले एक अच्छे और नेक युवक से मीनाक्षी की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी। वो युवक बहुत अच्छा इंसान था, जिसकी वजह से मीनाक्षी की सारी मुश्किलें दूर हो गई। उधर जंगल में जब मोटू पतलू भूत को पता चला कि मीनाक्षी की मुश्किलें दूर हो गई है और वो खुश है, तो वो दोनों बहुत दुखी हुए। अरे, जब भी हमने उसकी मदद करने की कोशिश की, हर बार उस पर मुसीबत ही आई। लकड़ियां काटने का काम छूट गया, फूलों की माला बनाने का काम छूट गया और आखिर में चोरी का इल्जाम भी लग गया। हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिली। वो रोते हुए बैठे थे। उसी समय बाबा भैरवनाथ फिर से पीपल के पेड़ के नीचे आए। दोनों भूत उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, बाबा, हमने आपकी बात मानकर उस लड़की पर बहुत से उपकार करने की कोशिश की, लेकिन हमारी मदद से उस पर मुसीबतें ही आईं और हमें मुक्ति भी नहीं मिली। इसका क्या कारण है? बाबा भैरवनाथ ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, तुमने स्वार्थ की भावना से उसकी मदद की। तुमने वो काम इस स्वार्थ से किए कि तुम्हारे पाप धुल जाएं और तुम्हें मुक्ति मिल जाए, इसलिए तुम्हारी मदद का कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा भैरवनाथ ने उन्हें असली रहस्य समझाते हुए कहा, मदद दूसरों का दुख देखकर पिघले हुए दिल से करनी चाहिए, न कि स्वार्थ से कि हमें पुण्य मिलेगा। अब भी अपने स्वार्थ को छोड़ दो और दुनिया में किसी की भी बिना किसी स्वार्थ के मदद करो, तभी तुम्हारी मदद जरूर सफल होगी और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये कहकर वो चले गए। उन दोनों भूतों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उन्होंने मीनाक्षी को केवल अपने फायदे के लिए ही अपना जादू दिखाया था। उस दिन से मोटू और पतलू भूतों ने अपना स्वार्थ छोड़ दिया और ये सोचने लगे कि जो लोग सच में मुश्किल में हैं, उनकी निस्वार्थ भाव से कैसे मदद की जाए। सच्चाई जानने के बावजूद वे अभी भी उस पुराने पीपल के पेड़ पर किसी निस्वार्थ अच्छे काम को करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो देखा, जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ये स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि इससे हमें पुण्य मिलेगा या हमारा कोई फायदा होगा। बिना किसी फल की उम्मीद किए निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही दूसरों का भला करती है और हमें सच्ची संतुष्टि देती है। रामपुर गांव। इस गांव में इस बार इतनी भयंकर गर्मी है जितनी पहले कभी नहीं थी। गर्मी की वजह से सड़कों का डांबर तक पिघल रहा है। लोग दिन के समय में बाहर निकलने से कांप रहे थे। तेज धूप खिली है। सड़क पर एक भी आदमी नहीं है। अखिलेश के भोजनालय अन्नपूर्णा भवन में सीलिंग फैन चल रहा है, लेकिन उससे गर्म हवा आ रही है। अखिलेश गल्ले के पास बैठा है, पंखे से हवा झेलते हुए पसीना पोंछ रहा है। सामने कुर्सी पर राम प्रसाद बैठा हुआ है, एक अखबार से हवा करते हुए हाँफ रहा है। ओफ अखिलेश,
इस पंखे की हवा से मुझे ठंडक तो क्या मिलेगी, मेरे शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ रहा है यार। इस गर्मी में बाहर अगर एक तिनका भी रख दोगे तो बिना माचिस के आग लग जाएगी। क्या इस वक्त कोई खाना खाने आएगा? कौन आएगा रामप्रसाद, सुबह सुबह बड़े अरमानों से पकाया हुआ चावल, सांभर, सब्जी सब वैसे ही पड़े हैं। कम से कम 4 लोग भी नहीं आए। इस गर्मी की वजह से 1 महीने से हमारा धंधा आधा रह गया है। अगर 1 हफ्ता और ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना भोजनालय बंद करना पड़ेगा। बंद करना क्या होता है अखिलेश, तुम इतना मत डरो। डर न लगे तो और क्या लगे यार, कल ही बैंक वाला आकर नोटिस दे गया है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो 1 हफ्ते में सीज कर देंगे। मुझे डर है कि मेरे पिता का शुरू किया हुआ ये भोजनालय मेरे ही हाथों बंद ना हो जाए। तभी फूलचंद कांपते पैरों से वहां आता है। उसके हाथ में एक पुराना छाता है। अरे अखिलेश, मुझे एक गिलास ठंडा पानी दे बेटा, मेरे चप्पल घिस गए हैं और उस सड़क के डामर से चिपक गए हैं यार। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी से धरती फट जाएगी। अखिलेश पानी देते हुए कहता है, क्या बात है दादाजी, इस गर्मी में बाहर क्यों निकले? घर पर ही रह सकते थे ना। घर पर ही रहने को कहते हो, लेकिन पेट तो नहीं मानता ना यार। तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना मेरे गले से निवाला नहीं उतरता, लेकिन इस गर्मी में तुम्हारा गर्मा गर्म खाना खाने से गले में जलन होती है। 10 रुपए ज्यादा ही सही, लेकिन मुझे थोड़ी ठंडी जगह पर खाना खिलाओ बेटा। यहाँ पंखे के नीचे बैठकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रेगिस्तान में बैठा हूँ। अंदर से भवानी एक कैलकुलेटर और एक हिसाब की किताब लेकर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सुनिए, इस गर्मी की वजह से तो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर ही जल गया है। उसमें रखा दही खराब हो गया, दूध फट गया है। कर्जदारों को तो हम वैसे भी जवाब नहीं दे पा रहे, और अब जो ग्राहक आते हैं उन्हें क्या जवाब देंगे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भवानी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा? मेरे पास 10,000 रुपए हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे, मैंने बचा कर रखे थे। इन्हें ले लीजिए, कुछ नया सोचिए, लेकिन वो सोच ऐसी होनी चाहिए जो इस भोजनालय को बचा सके। रामप्रसाद भोजनालय के पीछे एक पुराने स्टोर रूम में पड़े बेकार सामानों को व्यवस्थित कर रहा है। अखिलेश ने कहा था, रामप्रसाद बहुत मुश्किल से एक बड़े पुराने लोहे के ट्रंक को हिलाता है। उसके नीचे लकड़ी का एक दरवाजा दिखाई देता है। वो आश्चर्य से कहता है, अरे इस ट्रंक के नीचे ये दरवाजा क्या है? इतने दिनों से किसी को पता ही नहीं था कि ये यहाँ है। वो उस दरवाजे को थोड़ा सा एक तरफ खींचता है। अंदर सीढ़ियां हैं। दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आने लगता है। वो हैरान होकर अखिलेश के पास भागता है। अखिलेश, भाभी जल्दी आओ, हमारे भोजनालय के नीचे एक बड़ी सी जादुई गुफा है, वहाँ से एसी जैसी ठंडी हवा आ रही है। अखिलेश घबरा कर कहता है, दिन के उजाले में कौन सी गुफा यार, क्या तुम्हें लू लग गई है? तीनों स्टोर रूम के नीचे सीढ़ियों से उतरकर अंदर जाते हैं। अखिलेश लाइट चालू करता है। वो बहुत ही विशाल पुराने जमाने का तहखाना है और वहाँ बिल्कुल धूप नहीं पहुँच रही। इसके अलावा दीवारें मिट्टी की बनी होने के कारण बहुत ही ठंडी और शांतिपूर्ण है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जब मेरे पिताजी ने ये जगह खरीदी थी तो उन्होंने कभी इस तहखाने के बारे में नहीं बताया था। शायद उन्होंने पुराने जमाने में अनाज जमा करने के लिए इसे बनाया होगा। हाँ जी, बाहर तो 45 डिग्री की गर्मी है और यहाँ कितनी शांति और ठंडक है। रामप्रसाद खुशी से उछलते हुए कहता है, अखिलेश, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है यार। ऊपर गर्मी की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं ना, हम अपने भोजनालय को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। मुझे पागलपन वाले आइडिया मत दो रामप्रसाद। नीचे आकर खाना कैसा लगेगा? अंधेरे कमरे में कोई खाना खाएगा क्या? अरे मेरी बात तो सुनो अखिलेश, सिर्फ शिफ्ट नहीं करना है, हम शहर जाकर फैक्ट्री से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां खरीद लाएंगे। उन बर्फ की सिल्लियों को इस कमरे के चारों ओर रख देंगे। तब यह कोई साधारण कमरा नहीं रहेगा, ये अंडरग्राउंड आइस ढाबा बन जाएगा। भाभी ने जो 10,000 रुपए दिए हैं ना, उन्हें हम निवेश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बाहर ऐसी गर्मी कि आदमी पिघल जाए और यहाँ आए तो ठंड से जबड़े कांपने लगे। इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी कतार में लग जाएंगे। भवानी सोचते हुए कहती है, रामप्रसाद की बात सुनने में थोड़ी अजीब है और जोखिमों से भरी लग रही है, लेकिन हमें ये एक कोशिश करनी चाहिए। वो
कुछ ना करके भोजनालय खोने से बेहतर है कि कुछ करके हार मान ले। अखिलेश गहराई सोच में कहता है। ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कल से ही काम शुरू करते हैं। तहखाने को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। दीवारों के चारों ओर लोहे के स्टैंड पर शहर से लाई गई बड़ी बड़ी सफेद बर्फ की सिल्लियां रखी गई हैं। सीरियल लाइट्स की रोशनी में वो बर्फ चमक रही है। अंदर का माहौल सच में शिमला जैसा हो गया है। गांव के सभी लोग हैरानी से झुंड बनाकर वहां आ रहे हैं। ढाबा पूरी तरह से भर गया है। फूलचंद अपनी शर्ट के सारे बटन बंद करते हुए और कंधों पर गमछा लपेटते हुए और कांपते हुए कहता है, अरे रे रे उफ, ये कैसी ठंड है यार अखिलेश। बाहर धूप में मेरा शरीर जल जाता है और यहाँ ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। राम प्रसाद एक पुराना स्वेटर पहने हुए हैं और सिर पर मंकी कैप लगाए हुए। अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मेरे पास स्वेटर और मफलर किराए पर उपलब्ध हैं। सिर्फ 10 रुपए प्रति घंटा। अरे ओ व्यापारी, पहले मुझे एक स्वेटर दे और फिर अपना वो गर्मा गर्म काली मिर्च का रसम लेके आ। इस ठंड में वो रसम पीकर जान में जान आ रही है यार। इस उम्र में तू मुझे कश्मीर ले आया यार अखिलेश। लोग हंसते हुए राम प्रसाद से मफलर लेते हैं। अखिलेश और भवानी बहुत ही व्यवस्था से गर्मा गर्म खाना परोस रहे हैं। लोग ठंड में गर्म खाने का खूब आनंद ले रहे हैं। रात 11 बजे ढाबा बंद होने के बाद अखिलेश गल्ले के पैसे गिनता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। भवानी, आज के एक ही दिन में हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। हमारा सारा कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। राम प्रसाद के आइडिया ने हमारी जान बचा ली। हाँ जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन एक बात सोचिए कि बर्फ की सिल्लियां हमें रोज ट्रैक्टर से शहर से लानी होगी। इसमें हर दिन 3000 रुपए का खर्चा आता है। ये बर्फ प्राकृतिक तो नहीं है। मुझे डर है कि ये ऐसे कितने दिन तक काम करेंगी। तुम हर बात से इतना मत डरो भवानी, सब कुछ अच्छा ही होगा। हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। ढाबा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। उस दिन दोपहर को भी ढाबे में बहुत भीड़ थी, लेकिन बाहर का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। तहखाने में ठंडक कम हो गई थी और माहौल उमस भरा और घुटन भरा हो गया था। दीवारों के चारों ओर रखी बर्फ की सिल्लियां बहुत तेजी से पिघल रही थी। नीचे का पूरा फर्श पानी से भर गया था। फूलचंद पसीना पोंछते हुए और निराश चेहरे के साथ कहता है, ये क्या है यार अखिलेश, आज तुम्हारा आइस ढाबा स्टीम ढाबा कैसे बन गया। सब्जी में तीखेपन से ज्यादा मेरे शरीर से पसीने के रूप में पानी निकल रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है यार। अंदर के ग्राहक उमस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए कहते हुए प्लेट छोड़कर बिना बिल चुकाए ही ऊपर चले जाते हैं। अखिलेश, भवानी और राम प्रसाद चिंता से देखते रह जाते हैं। हवा ना होने के कारण तहखाने की हालत बहुत खराब हो गई थी। राम प्रसाद डरते हुए कहता है, अखिलेश, नई बर्फ अभी तक क्यों नहीं आई? यहाँ जो बर्फ थी वो सारी पिघल चुकी है। तभी शहर से बर्फ लाने वाला ड्राइवर ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे आता है। वो पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ है। अखिलेश भैया, कल रात शहर का पावर स्टेशन जल गया है। पूरे शहर में बिजली नहीं है और एक हफ्ते तक बिजली नहीं आएगी। बर्फ की फैक्ट्री बंद हो गई है। मैं अब और नहीं आ सकता भैया, मुझे माफ कर दो। ड्राइवर चला जाता है। अखिलेश के सिर पर जैसे बिजली गिर जाती है। ढाबे में बची हुई सारी बर्फ पिघलकर पानी बन गई है। उस तहखाने में खिड़कियां ना होने के कारण और बर्फ का सारा पानी भाप बनकर हवा में मिल जाने से माहौल उमस भरा हो चुका था, एकदम नर्क जैसा। अखिलेश अपने हाथ की करछी नीचे गिराकर और आंखों में आंसू लिए एक कुर्सी पर धड़ाम से बैठ जाता है। सब खत्म हो गया राम प्रसाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। अखिलेश, हिम्मत रखो, देखते हैं कि कल बिजली आती है या नहीं। क्या देखें राम प्रसाद, कल बैंक वाले को कर्ज की किस्त चुकानी है। चलो वो तो ठीक है। कल रात गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक मीटिंग रखी है और हमारे ही ढाबे में खाने का ऑर्डर दिया है। मैंने उनसे एडवांस पैसे लेकर सब्जियां भी खरीद ली हैं। अब बर्फ नहीं है, इस टीम रूम में वो कैसे बैठेंगे? अगर मैं उन्हें बाहर धूप में बिठाऊंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
मेरी सारी उम्मीदें इस बर्फ की तरह पिघल गई हैं। फिर भवानी की तरफ देखते हुए कहता है, भवानी, मैंने तुम्हारे 10,000 रुपए बर्बाद कर दिए, मुझे माफ कर दो। अब मुझसे और नहीं होगा। हम होटल की चाबियां बैंक वालों को दे देते हैं। ढाबे में कोई नहीं है। पूरा तहखाना पानी और उमस से भरा हुआ है। अखिलेश अभी भी वही अंधेरे में उदास बैठा है। भवानी सीढ़ियां उतर कर आती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं है, वो शांत है। उसके हाथ में खसखस के कुछ बंडल हैं और राम प्रसाद के हाथ में कुछ पुरानी मिट्टी के घड़े। भवानी शांति से कहती है, सुनिए, उठिए। आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह रो क्यों रहे हैं? पैसे बर्फ की तरह पिघल सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पिघल सकती। हिम्मत से हम क्या ही कर सकते हैं भवानी? कल लोग आएंगे, इस उमस में वो कैसे बैठेंगे? वो बैठेंगे, इज्जत कहीं नहीं जाएगी। क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? हमारा ढाबा सिर्फ बर्फ की वजह से लोकप्रिय नहीं हुआ है, बल्कि आपके हाथ के बने खाने के स्वाद की वजह से हुआ है। बर्फ तो सिर्फ एक आकर्षण है। उस बर्फ की वजह से जो खतरा आया है उसे देखिए। इस प्राकृतिक मिट्टी के तहखाने में कारखाने की कृत्रिम बर्फ रखकर हवा को रोक दिया और हमने ही इसे एक स्टीम रूम बना दिया। अगर हम प्रकृति के खिलाफ चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। भाभी, आप जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन अब बिजली नहीं है, बर्फ नहीं है, कल हम क्या करेंगे? हम अपने दादा परदादा के जमाने के तरीके इस्तेमाल करेंगे। बर्फ की फैक्ट्री वाले पर निर्भर रहे तो उसने हाथ खड़े कर दिए। राम प्रसाद, हमारे होटल के ऊपर रखे हुए 2 पुराने टेबल फैन ले आओ। सुनिए, यहाँ बैठकर रोने से समस्या हल नहीं होगी। उठिए और सबसे पहले ये जो पानी भर गया है इसे निकालिए। खसखस के इन बंडलों को खिड़कियों के पास और सीढ़ियों के दरवाजे के पास चटाई की तरह बांध दीजिए। मिट्टी के इन घड़ों में पानी भरकर कमरे के कोने में रख दीजिए। हमें कृत्रिम बर्फ नहीं चाहिए। प्रकृति ने हमें जो ठंडक दी है वो काफी है। मेरा विश्वास कीजिए, ये जरूर काम करेगा। भवानी की बातों में जो विश्वास है उससे अखिलेश में हिम्मत आती है। तीनों मिलकर रात भर मेहनत करते हैं। जमीन पर मौजूद सारा पानी बाल्टियों से बाहर निकालते हैं। खसखस को बुनकर दरवाजों पर लटका देते हैं। ऊपर होटल से एक पाइप के जरिए पानी उन खसखस पर गिरने की व्यवस्था करते हैं। तहखाने में जगह जगह रेत डालते हैं और उनके ऊपर बड़े मिट्टी के घड़े रखते हैं जिनमें ठंडा पानी भी भरते हैं। सीढ़ियों के ऊपर से पंखे की हवा को उन गीली खसखस के जरिए अंदर आने की व्यवस्था करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग और ग्राहक खाना खाने आते हैं। उन्हें पता है कि बर्फ नहीं है और वह ये सोचते हुए सीढ़ी उतरते हैं कि अंदर का हाल कैसा होगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां उतरते हैं उन्हें मिट्टी की एक बहुत ही अच्छी सी सौंधी महक आती है और खसखस की खुशबू के साथ शुद्ध ठंडी हवा महसूस होती है। ये बर्फ जैसी कपाने वाली ठंड नहीं है, ये दिल को छू लेने वाली शांतिपूर्ण और सुखद ठंड है। ढाबे के अंदर हरी भरी खसखस और मिट्टी के घड़ों से माहौल गांव की हरियाली जैसा लग रहा है। फूलचंद अंदर आकर आंखें बंद करते हुए लंबी सांस लेता है। आहा अखिलेश, ये क्या जादू है यार। बर्फ की सिल्लियां नहीं है, फिर भी इतनी मीठी ठंडक कहां से आ रही है? और ये खसखस की महक मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिला रही है यार। मेरे गांव में मेरी माँ भी ऐसी ही चटाइयां बांधती थी। अखिलेश मुस्कुराते हुए भवानी की तरफ गर्व से और प्यार से देखते हुए कहता है, ये मेरी पत्नी भवानी का आइडिया है दादाजी। अगर बर्फ होती है तो कपकपी छूटती है, लेकिन अगर हम इस तरह अपनी जड़ों और प्रकृति के करीब रहते हैं तो मन को शांति मिलती है। उसने ऐसा कहा, कृत्रिम बर्फ पिघल जाती है, लेकिन हमारी मिट्टी, हमारी परंपरा हमेशा जिंदा रहती है। आज से ये अंडरग्राउंड आइस ढाबा नहीं है दादाजी, ये हमारा अंडरग्राउंड पल्ले ढाबा है। सब लोग खुशी से सिर हिलाते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। सब लोग शांति से उस ठंडी शुद्ध हवा में अखिलेश के पकाए हुए गर्मा गर्म खाने का आनंद ले रहे हैं। माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है, कोई शोर शराबा नहीं। तभी राम प्रसाद अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा और ग्लास लिए आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, साहब, अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंडक चाहिए तो इस बार मेरे पास स्वेटर नहीं है।
लेकिन इस घड़े में नींबू और अदरक वाली स्वादिष्ट छाछ है। इसे पीने से शरीर की सारी गर्मी गायब हो जाएगी। इसका कोई किराया नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। सब हंसते हैं। फूलचंद खुशी खुशी एक ग्लास छाछ लेता है। अखिलेश और भवानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुशी से देखते हैं। उनकी सारी मुश्किलें उस मिट्टी की महक में और उस पल की शांति में बह जाती है। उनकी मेहनत रंग लाई है और कर्ज चुकाने का रास्ता मिल गया है। तो देखा, व्यापार में या जीवन में टेम्परेरी आकर्षण जल्दी मुनाफा ला सकता है, लेकिन वे स्थायी नहीं होते और खतरनाक भी हो सकते हैं। हमारी समस्याओं का असली समाधान हमेशा हमारी जड़ों, प्रकृति और हमारे सोचने के तरीके में होता है। असफलता मिलने पर निराश हुए बिना परिवार के साथ मिलकर और संयम से सोचने पर किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल की जा सकती है। धर्मचंद एक पुरानी हवेली के आंगन में बैठा है। भोलू झाड़ू लगा रहा है। धर्मचंद गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ भोलू, तू जीवन में कोई काम ढंग से नहीं कर सकता क्या? झाड़ू लगा रहा है या धूल उड़ा रहा है? गधा कहीं का। बचपन से सिखा रहा हूँ पर तेरे दिमाग में भूसा भरा है। भोलू डरते हुए झाड़ू छोड़ देता है। बापू, आप ही ने तो कहा था कि कोनों की मिट्टी बीच में लाना। धर्मचंद माथा पीटते हुए कहता है, चुप कर, अपनी अक्ल मत लगा। तू मेरी आज्ञा के बिना सांस भी मत लिया कर, समझे? सुन, आज हम पड़ोस के गांव चंदनपुर जा रहे हैं। तेरी शादी की बात पक्की करनी है। भोलू खुश होकर कहता है, सच बापू, मेरी शादी? हाँ, और कान खोल कर सुन ले, वहाँ जाकर मेरी नाक मत कटवाना। जैसे ही हम लड़की वालों के घर पहुँचेंगे, अपने जूते दरवाजे पर छोड़ना और खुद जाकर कुर्सी पर बैठना। बिल्कुल भले मानसों की तरह बर्ताव करना, कोई बेकार बात नहीं। जूते दरवाजे पर, खुद कुर्सी पर। ठीक है बापू, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। लड़की का पिता रामदास उन्हें अंदर बुलाता है। कमरे में एक कुर्सी है और एक दरवाजा है। आइए धर्मचंद जी, आइए। लड़का तो बहुत सीधा लग रहा है। भोलू को धर्मचंद की बात याद आती है। वो जल्दी से अपने जूते उतारता है, उन्हें लेकर बीच कमरे में रखी कुर्सी पर सजाकर रख देता है। फिर खुद जाकर दरवाजे के पीछे जमीन पर छुप कर बैठ जाता है। धर्मचंद आंखें फाड़ कर देखते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है बेवकूफ? भोलू दरवाजे के पीछे से झांकते हुए कहता है, आपने ही तो कहा था बापू, जूते दरवाजे पर छोड़ना और कुर्सी पर। रुको रुको, मैंने जूते कुर्सी पर रख दिए और खुद दरवाजे पर बैठ गया। बापू, मैंने आपका कहा माना। रामदास गुस्से से खड़ा हो जाता है। धर्मचंद जी, आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? ये लड़का तो मूर्ख है। जूते कुर्सी पर और खुद जमीन पर। निकल जाइए मेरे घर से। मैं अपनी बेटी कुएं में धकेल दूंगा, पर इस बेवकूफ से नहीं ब्याहूंगा। रामदास दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। धर्मचंद रास्ते में भोलू पर भड़कते हुए कहता है, तूने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू किसी काम का नहीं है। तेरे नसीब में शादी नहीं लिखी है। तू जीवन भर कुंवारा मरेगा। मैं जा रहा हूँ घर। तू जहाँ मरना है मर जा। धर्मचंद गुस्से में चला जाता है। भोलू वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उदासी और गुस्से में वो खुद से कहता है, बापू हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ तो डांटते हैं, उनका कहा मानता हूँ तो भी डांटते हैं। अब मैं घर तभी लौटूंगा जब मैं खुद अपने लिए एक सुंदर दुल्हन ढूंढ लूंगा। भोलू चलते चलते एक घने जंगल और पहाड़ी इलाके में पहुंचता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन डरावना महल है। वो महल एक विशालकाय सांप के आकार का बना है। सांप का फन महल का मुख्य दरवाजा है। भोलू हैरानी से कहता है, वाह, क्या घर है, बिल्कुल सांप जैसा। इसके अंदर तो कोई बड़ा राजा या सेठ रहता होगा। पक्का इसके घर में कोई सुंदर लड़की होगी। भोलू बेधड़क अंदर चला जाता है। अंदर एक विशाल दालान में बैरागी सिंह, जो कि राक्षस जैसा विशाल आदमी है, जमीन पर सो रहा है। उसके खर्राटों से दीवारें हिल रही हैं। भोलू पास जाकर बैरागी को पैर से हिलाता है। ए चाचा, ओ चाचा, उठो। बैरागी गुस्से से दहाड़ मारते हुए उठता है। कौन है रे तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैरागी सिंह की नींद तोड़ने की?
मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन भोलू बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि अकड़ कर बोलता है, अच्छा, मुझे अपनी लड़की ना देने के लिए तुम लोग गांव छोड़कर इस जंगल के नाग महल में छुप कर बैठे हो। मुझे सब पता है, चुपचाप अपनी लड़की बुलाओ, मुझे शादी करनी है। तभी अंदर से बैरागी की पत्नी भैरवी आती है। भैरवी हंसते हुए कहती है, अरे रुकिए स्वामी, कि लड़का तो बहुत निडर है। हमारी चमकी के लिए ऐसा ही दूल्हा चाहिए था जो हमसे डरे नहीं। पर भैरवी, ये तो बहुत दुबला पतला है, चमकी से एक मुक्के में तोड़ देगी। अरे आप चुप रहिए। बेटा, तूने सचमुच मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगा है। तू बहुत थका हुआ लग रहा है। आज रात यहीं रुक, कल हम तेरी शादी करा देंगे। भोलू मन से खुश हो जाता है। देखा, बापू फालतू में मुझे बेवकूफ कहते हैं। मेरी तो एक बार में बात पक्की हो गई। भोलू पलंग पर बैठा, तभी जोर से दरवाजा खुलता है। चमकी अंदर आती है। वो बहुत ही विशाल, खूंखार और उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है जिसे वो एक हाथ से फोड़ देती है। चमकी भारी आवाज में कहती है, तो तू है मेरा दूल्हा? मुझे तो भूख लग रही है, सोच रही हूँ तुझे ही खा जाऊं। भोलू बहुत बुरी तरह डर जाता है और पसीने पोंछते हुए मन में सोचता है, बापू सही कहते थे, मैं सच में बेवकूफ हूँ। ये तो मुझे मार डालेगी, मुझे अपना दिमाग लगाना ही होगा। फिर भोलू गला साफ करते हुए हिम्मत का नाटक करते हुए कहता है, खा जाना बाद में, पर हमारे खानदान का एक नियम है, राजा महाराजाओं का नियम। कैसा नियम? हम बिना शगुन देखे शादी नहीं करते। पहले मुझे शगुन में धन चाहिए, बहुत सारा सोना और चांदी, वरना मैं अभी के अभी ये रिश्ता तोड़ दूंगा। भैरवी दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। वो तुरंत अंदर आती है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, रिश्ता मत तोड़ना। हमारी चमकी को कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। रुको, मैं अभी लाती हूँ। भैरवी एक बहुत बड़ा थैला लाती है जिसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात हैं। वो थैला भोलू को दे देती है। भोलू थैले को कसकर पकड़ लेता है। शगुन तो ठीक है, लेकिन एक और नियम है। चमकी गुस्से में कहती है, अब क्या? शादी से ठीक पहले दूल्हे को पवित्र सरोवर में डुबकी लगानी होती है। चलो, मुझे पानी के पास लेकर चलो। चमकी नदी से दूर खड़ी होकर कहती है, जल्दी नहा कर आ, मुझे पानी से सख्त नफरत है, मैं यहाँ दूर खड़ी हूँ। भोलू मुस्कुराते हुए कहता है, अभी आया मेरी जान। भोलू भारी थैले को सीने से लगाता है और छपाक से नदी में कूद जाता है। बचपन में गांव के तालाब में वो घंटों पानी के अंदर सांस रोककर बैठता था। भोलू पानी के तल में जाकर बैठ जाता है। पानी के ऊपर बिल्कुल शांति है, कोई हलचल नहीं। चमकी इंतजार करते करते झल्ला जाती है। अरे ओ दूल्हे, बाहर निकल। कुछ देर और बीत जाता है, पानी में कोई बुलबुला नहीं आता। चमकी पैर पटकते हुए कहती है, ये तो डूबकर मर गया, कितना कमजोर था, मेरे तो नसीब में ही शादी नहीं है। चमकी गुस्से में बड़बड़ाते हुए नाग महल की तरफ लौट जाती है। उसके जाने के काफी देर बाद भोलू पानी से अपना सिर बाहर निकालता है। वो हाँफ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। उसने थैला कसकर पकड़ा हुआ है। बाप रे, बच गया। अब ये सोना लेकर सीधा घर जाऊंगा। धर्मचंद आंगन में उदास बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है। धर्मचंद खुद से बातें करते हुए कहता है, मैंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। माना कि वो ना समझ था, पर था तो मेरा ही खून। भगवान जाने किस हाल में होगा मेरा भोलू। मुझे उसे इतना डांटना नहीं चाहिए था। तभी दरवाजा खुलता है। भोलू गीले कपड़ों में अंदर आता है। बापू, ओ बापू, मैं आ गया। धर्मचंद चौंक कर उठता है और भोलू को गले लगा लेता है। भोलू, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तेरी कोई शादी नहीं करानी, तू बस घर में रहे। अरे बापू, रोना बंद करो। ये देखो मैं अपने लिए क्या लाया हूँ। भोलू थैला पलट देता है। आंगन में सोने के सिक्के और जवाहरात बिखर जाते हैं। धर्मचंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरानी से कहता है, ये सब तू कहाँ से लाया? तूने चोरी तो नहीं की? भोलू हंसते हुए कहता है,
नहीं बापू, ये मेरी अक्ल का इनाम है। आपने कहा था ना कि मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता। आज मैंने अपना दिमाग लगाया, एक डरावनी लड़की से अपनी जान बचाई और एक खजाना भी ले आया। भोलू सारी कहानी सुनाता है। धर्मचंद सब सुनकर हंसने लगता है, फिर प्यार से भोलू का सर सहलाता है। वाह मेरे शेर, आज तूने साबित कर दिया कि तेरे अंदर भी बहुत दिमाग है। बस मैंने ही कभी तुझे खुद से सोचने का मौका नहीं दिया। आज के बाद से तुझ पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। भोलू मुस्कुराते हुए कहता है। पक्का बापू? तो फिर एक बात बताऊं? हाँ बोल बेटा। वो नागमहल वाली लड़की कह रही थी कि अगर मैं भाग गया तो वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ जाएगी। धर्मचंद डर कर पीछे हटते हुए कहता है। क्या? अरे गधे, तू उसे अपना ठिकाना तो नहीं बता कर आया? भागो रे, दरवाजा बंद कर। धर्मचंद घबराहट में दरवाजे की तरफ भागता है। भोलू जोर जोर से हंसने लगता है। डरो मत बापू, मैं मजाक कर रहा था। धर्मचंद रुकता है, एक पल भोलू को घूरता है और फिर दोनों बाप बेटे एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। कभी भी किसी इंसान को कमजोर या बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। सही समय और सही मौका मिलने पर हर इंसान अपनी काबिलियत साबित कर सकता है। और हाँ, बच्चों को हमेशा डांटने के बजाय उन्हें खुद सोचने का मौका देना चाहिए। एक साधारण सी जेल की कोठरी है। अमित उदास बैठा फर्श को घूर रहा है। श्याम मजे से बीड़ी की जगह एक नीम की दातून चबा रहा है। श्याम भाई, आज गांव में पहली बारिश हुई होगी। मेरे खेत की मिट्टी भीग कर महक रही होगी और मैं यहाँ इस सीलन भरी कोठरी में सड़ रहा हूँ। श्याम दातून थूकते हुए कहता है। अरे अमित, तू जब देखो मिट्टी, खेत, गोबर यही सब गाता रहता है। अरे तूने कौन सा खून किया है? बस पड़ोसी के खेत की मेड़ ही तो टूटी थी तेरे ट्रैक्टर से। वकील पैसा खा गया और तू यहाँ आ गया। अमित रोते हुए कहता है। वही तो दुख है भाई, मेरी राधा अकेली है घर पर। फसल पकने को तैयार है। अगर मैंने समय पर कटाई नहीं की तो मेरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे यहाँ से जाना है श्याम भाई, मेरी मिट्टी मुझे बुला रही है। श्याम आंखें चमकाते हुए अमित के करीब आकर फुसफुसाता है। तो चल भाग चलते हैं। मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है, एकदम फुल प्रूफ। पागल हो गए हो? दीवारें देखी हैं कितनी ऊंची हैं? श्याम हंसते हुए कहता है। दीवार फांदनी ही नहीं है मेरे लाल। जेल के किचन के पीछे एक बहुत बड़ा सीवर का पाइप है, उसकी मरम्मत चल रही है, इसलिए जाली खुली है। वो सीधा जेल के बाहर जंगल में खुलता है। कल अपनी किचन की ड्यूटी है, बस चुपके से पाइप में घुसेंगे और सीधे आजाद। अमित मुंह बनाते हुए कहता है। गटर के पाइप से? छी, मैं एक पवित्र किसान हूँ भाई। गोबर की महक सह सकता हूँ पर गटर की नहीं। अबे आजादी की कोई बदबू नहीं होती। कल रात को तैयार रहना। दूसरा दिन सुबह का समय। जालीदार दीवार के आर पार अमित और राधा खड़े हैं। राधा की आंखों में आंसू हैं। राधा रोते हुए कहती है। अजी, खेत की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। गेहूं झुकने लगे हैं और अगर 3 दिन में कटाई नहीं की तो सब जमीन पर गिर जाएगा। हम तो भूखे मर जाएंगे। अमित जाली पर हाथ रखते हुए भावुक होकर कहता है। तू रो मत राधा, मैं अपनी फसल को ऐसे नहीं मरने दूंगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तू बस कल रात तक का इंतजार कर, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। राधा आंसू पोंछते हुए कहती है। पर कैसे? आप तो जेल में है ना? अमित हल्की मुस्कान के साथ कहता है। किसान का रास्ता कोई दीवार नहीं रोक सकती। तू बस हंसिया तैयार रखना। जेल का बड़ा किचन। श्याम और अमित बर्तन धो रहे हैं। किचन में एक ही गार्ड है जो ऊँग रहा है। पीछे का एक बड़ा सा खुला हुआ सीवर पाइप दिख रहा है। श्याम धीमी आवाज में कहता है। देख अमित, गार्ड सो रहा है, यही मौका है। चल सीधे पाइप के अंदर, जो होगा देखा जाएगा। अमित पाइप को देखकर कांपते हुए कहता है। श्याम भाई, इसमें से तो बहुत भयानक बदबू आ रही है। मेरा मन घबरा रहा है। श्याम अमित का हाथ खींचते हुए कहता है। अबे खेत की याद कर, राधा की शक्ल याद कर और चुपचाप अंदर घुस जा। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अमित नाक बंद करके पाइप में घुस जाता है। श्याम भी उसके पीछे घुसता है। पाइप में बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ दोनों की आंखें चमकती हुई दिख रही हैं। अमित हंसते हुए कहता है। अरे बाप रे श्याम, ये रास्ता जंगल में जा रहा है या सीधे नर्क में? कैसी सड़ांध है। चुप कर मेरे भाई,
धीरे धीरे रेंगता चल, आजादी का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। स्वाद कड़वा होता है ये तो ठीक है, पर तूने ये क्यों नहीं बताया कि आजादी में कीचड़ भी होता है? ये मेरे पैर पर क्या चढ़ गया? चूहा था क्या? श्याम झुंझला कर कहता है। अबे वो मेरा हाथ है, तू मेरे मुंह पर लात मारते हुए आगे बढ़ रहा है, सीधे चलना। श्याम भाई, मुझे लगता है हम गलत आ गए। ये पाइप तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तू बस धक्का मार, ढक्कन खुलेगा और हम सीधे खुले आसमान के नीचे होंगे। जोर लगा। दोनों मिलकर एक ढक्कन को धक्का देते हैं। खट की आवाज के साथ ढक्कन खुलता है। दोनों एक बगीचे में पाइप से बाहर निकलते हैं। उनके कपड़ों पर थोड़ा कीचड़ है, चांद की रोशनी है। श्याम गहरी सांस लेते हुए कहता है, आजादी। देख अमित, हम जंगल में आ गए। अमित चारों तरफ देखकर माथा ठोकते हुए कहता है, अबे ओ अक्ल के अंधे, ये कौन सा जंगल है जहाँ चारों तरफ सिर्फ ऊंची दीवारें हैं और सामने एक बड़ा सा सरकारी बंगला है? श्याम हैरानी से कहता है, ये तो, अरे बाप रे अमित, ये तो जेलर कदम साहब का सरकारी बंगला है। उनका घर तो जेल के ठीक पीछे है। पाइप जंगल में नहीं, इनके घर के बगीचे में खुलता है। भागो। अमित अचानक रुक जाता है। वो नीचे झुककर बगीचे की मिट्टी को छूता है। उसका भावुक चेहरा गंभीर हो जाता है। रुक जा श्याम। पागल हो गया है क्या? जेलर साहब ने देख लिया तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। चल जल्दी दीवार फांदते हैं। अमित बगीचे के पौधे को प्यार से सहलाता है। तू जा श्याम, मैं नहीं जाऊंगा। देख इन टमाटर और भिंडी के पौधों को, ये प्यासे मर रहे हैं। भिंडी एकदम पत्थर जैसी हो गई है, जड़ों में हवा नहीं जा रही। किसी ने महीनों से इनकी गुड़ाई नहीं की है। श्याम सिर पीटते हुए कहता है, अबे तू किसान है या बेवकूफ? हम जेल से भागे हैं, गार्डनिंग करने नहीं आए हैं। जान प्यारी है तो चल। अमित दृढ़ता से कहता है, एक सच्चा किसान किसी भी पौधे को अपने सामने मरता नहीं देख सकता श्याम, चाहे वो मेरे खेत का हो या जेलर के घर का। मैं राधा से वादा करके आया था कि फसल मरने नहीं दूंगा। यहाँ से भाग गया तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मुझे खुरपी और पानी की बाल्टी चाहिए। श्याम अमित को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अमित नहीं मानता। अमित पूरी रात उस बगीचे में पागलों की तरह मेहनत करता है। क्यारी बनाता है, मिट्टी को नरम करता है, पौधों को पानी देता है। वहीं श्याम डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिपकर सो जाता है। सुबह का समय, जेलर का बगीचा, सूरज निकल चुका है। जेलर हाथ में चाय का कप लिए, तौलिया कंधे पर डाले अपने घर से बाहर आता है। जेलर अपनी आंखें मलता है। उसे विश्वास नहीं होता, जो बगीचा कल तक सूखा और वीरान था, आज वो एकदम हरा भरा और व्यवस्थित कैसे है। मिट्टी गीली है और एक ताजा खुशबू आ रही है। अचानक जेलर की नजर एक क्यारी के पास मिट्टी से सने हुए सोते हुए अमित और पेड़ के नीचे दुबके श्याम पर पड़ती है। जेलर चौंक कर कहता है, अरे तुम लोग कैदी हो, यहाँ मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? श्याम और अमित हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। श्याम हाथ जोड़कर कहता है, साहब गलती हो गई, हम तो बस वो हवा खाने आए थे। हवा खाने? सीवर के पाइप से? तुम दोनों जेल से भागे हो। अभी अलार्म बजाता हूँ। अमित शांत भाव से हाथ जोड़कर कहता है, माफ करना जेलर साहब। हाँ, हम आपके किचन के गटर से भाग कर आए थे। मेरी पत्नी अकेली है और मेरी फसल खराब हो रही थी। मुझसे अपनी मिट्टी का दुख नहीं देखा गया। जेलर कड़क आवाज में कहता है, तो भागे क्यों नहीं? यहाँ मेरे टमाटरों के पास क्या कर रहे हो? जब इस पाइप से बाहर निकला तो आपके इन पौधों को देखा साहब। ये सब प्यासे तड़प रहे थे। साहब, इंसान भूख से रोता है तो आवाज आती है, लेकिन जब पौधा प्यास से रोता है ना, तो सिर्फ एक किसान ही उसकी आवाज सुन सकता है। मैं जेल से तो भाग गया, पर एक किसान के अपने धर्म से नहीं भाग पाया। आप मुझे वापस कोठरी में डाल दीजिए, पर शाम को इन पौधों को थोड़ा पानी जरूर दे दीजिएगा। जेलर कदम एकदम सुन्न रह जाता है। उसका गुस्सा एकदम पिघल जाता है। वो अमित की मेहनत और उसकी ईमानदारी को देखता है।
उसे समझ आता है कि जो इंसान पेड़ पौधों के लिए अपनी आजादी ठुकरा सकता है वो अपराधी नहीं हो सकता। अमित साफ कपड़ों में खड़ा है। राधा भी वहाँ मुस्कुराती हुई खड़ी है। श्याम एक कोने में खड़ा है। जेलर कदम मुस्कुराते हुए अमित से कहता है, अमित, मैंने तुम्हारी फाइल ऊपर भेज दी है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव के कारण तुम्हारी सजा माफ कर दी गई है। तुम कल से आजाद हो। राधा खुशी के आंसू पोंछते हुए कहती है, भगवान आपका भला करे साहब। अरे भला तो अमित ने मेरा किया है। मेरे बगीचे में इतने बड़े टमाटर आए हैं कि पूछो मत। पर अमित, आजाद होने के बाद एक शर्त है। अमित हाथ जोड़कर कहता है, जी साहब, कहिए। हफ्ते में एक दिन मेरे बगीचे की देखभाल करने आना पड़ेगा। और हाँ श्याम। श्याम डरते हुए कहता है, जी साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो आइडिया भी मेरा नहीं था। जेलर हंसते हुए कहता है, तुझे मैं अपनी रसोई का हेड कुक बना रहा हूँ। गटर के पाइप से भागने का आइडिया तेरा ही था ना। अब से तू उस पाइप की भी सफाई करेगा। सभी लोग जोर से हंसते हैं। अमित अपनी राधा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो देखा, इंसान की असली आजादी किसी जगह से भागने में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों और अच्छाई से जुड़े रहने में है। एक सच्चा और नेक इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य नहीं भूलता।